भारतीय लोकतंत्र को चुनावी लोकतंत्र भी कहा जाता है। हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। यहाँ की जनता राष्ट्रपति चुनाव में मशगूल है। आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिव कुमार विवेक जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि 70 साल लग गए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पे पहुंचने तक, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसको हमें दूसरे रूप में कहना चाहिए। 70 साल लग गए पर इस पद तक पहुंचने में, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब से हम आज़ाद हुए हैं और हमारा राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, उसके बाद से जो राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं वो किसी न किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं जो उस समय की लोकतांत्रिक ज़रूरत थी। हमने देखा कि दलितों की आबादी देश में सबसे ज़्यादा है, 16 से 20% के बीच में दलित हैं। तो भारत ने एक दलित राष्ट्रपति भी चुना 60 के दशक में। मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ 15% से ऊपर है, तो हमने एक मुस्लिम राष्ट्रपति भी चुना। तो अब हम दलित राष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो उसमें समय के स्केल पर देखने की बजाय जब जिसका समय आया है, जब जैसा समय आया है, जब जैसी ज़रूरत हुई है, वैसा हमने चुनाव किया है। दलित और मुस्लिम राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। निश्चित रूप से एक आदिवासी व्यक्ति उस शीर्ष पद तक पहुँचे, सिंहासन पर, सब देश की लोकतंत्र की सबसे ऊंची सिंहासन पर पहुँचे, इसकी ज़रूरत पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से महसूस की जा रही थी। उसकी ये अब पूर्ति हो रही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोकतांत्रिक ज़रूरतें होती हैं, कुछ राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं। आज जब ये महसूस हुआ है कि एक बड़ा समाज हमारे देश में, और जिसका स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा, बड़ी भूमिका रही है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसकी भूमिका को हम याद कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उनकी याद में अवकाश की घोषणा भी की है। देश भर में उनके जन्म और पुण्यतिथि को बड़े पैमाने पर मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये समय अब आ गया है, और इसलिए आदिवासी के वर्ग को एक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि इसके साथ देखिए, 2 समीकरण बहुत अच्छे हैं। एक तो महिला राष्ट्रपति चुनी जा रही है और दूसरा आदिवासी राष्ट्रपति चुना जा रहा है। हालांकि महिला राष्ट्रपति के रूप में हमने प्रतिभा पाटिल को पहले उनका कार्यकाल देखा है, उन्हें चुना है। और लेकिन ये खुशी की बात है कि जो आधी आबादी है और जिसको संसद में 50% आरक्षण देने की बात की जाती है, उसको दूसरी बार प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत समय गया आदिवासी राष्ट्रपति चुनने में, 70 साल लग गए। इसको इस रूप में नहीं देखते हुए, जब समय आया है तो, और जब ज़रूरत महसूस हुई है, उनको उस पद पर बैठाया जा रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सभी लोग किस तरह से एक आदिवासी नेतृत्व का स्वागत कर रहे हैं। सर, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि दुनिया की सबसे समृद्ध लोकतंत्र अमेरिका ने आज तक किसी भी महिला उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंचाया। हमारे देश ने एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री, एक सशक्त महिला विदेश मंत्री, एक सशक्त महिला वित्त मंत्री दिया। राष्ट्रपति भी हमने पहला महिला दे चुके हैं, और अब ये एक आदिवासी महिला है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ चुका है? देखिए, महिला राष्ट्रपति चुनने को हमें महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ चुका है इस रूप में ना लेते हुए, हमें ये देखना चाहिए कि देखिए, भारतीय इतिहास को अगर देखें तो महिला सशक्तिकरण के बहुत उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। बीच में एक काल आया है, मुगलों का काल आया और आक्रमणकारियों का काल आया, जिसके कारण महिलाओं को हमने पर्दे के पीछे रख दिया। वरना उसके पीछे हम अपना सांस्कृतिक इतिहास देखें तो महिलाएं, अभी तो जो खुदाई हुई है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हरियाणा के सोनौली में और उत्तर भारत में जो खुदाइयाँ दूसरी जगह हुई हैं,
उसमें तो ये जो रथ मिले हैं उनके साथ महिला योद्धाओं के अवशेष मिले हैं। तो महिलाएं बराबरी से हकदार रही हैं और बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो जीवन के हर क्षेत्र में रही हैं। तो इसलिए भारत में महिला सशक्तिकरण कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं रहा है। जैसा मैंने कहा कि बीच का एक काल था जिसमें उनको हमने पर्दे के पीछे रखा और उनको प्रताड़ित शोषित किया गया। समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण और इतिहास है। लेकिन जहाँ तक लोकतांत्रिक भारत की बात है, आज़ादी के इतिहास की बात है, तो ये बात सही है कि उनको जितना प्रतिनिधित्व हमारे, देखिए आज़ादी के आंदोलन में अगर हम जाएं तो उसमें भी महिलाएं बराबर से भागीदार रहीं, लेकिन जो लोकतांत्रिक इतिहास है, चुनावी इतिहास है, उसमें महिलाओं को जितनी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, दुनिया के और देशों की तुलना में तो हम आगे ही रहे हैं। अमेरिका की बात आप कह रहे हैं, अमेरिका में आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी गई, जबकि हमारे अलावा हमसे छोटे देश, हमारे पड़ोसी श्रीलंका में एक बहुत सशक्त महिला देश का नेतृत्व कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री बंडार नायके। और अगर हम देखें तमाम दुनिया में, बर्मा में भी, बांग्लादेश में तो एक लंबा महिलाओं के राज का एक लंबा इतिहास हो गया है। तो अगर हम इन कथित पश्चिमी देशों को, जिन्हें कथित आधुनिकतावादी और बहुत सुशिक्षित देश हम कहते हैं, उनमें उनके इतिहास से हमारा इतिहास ज़्यादा अच्छा है। तो महिला सशक्तिकरण तो हमारे यहाँ रहा है और हमारे यहाँ 50% आरक्षण देने की बात संसद में और चुनावों में ये बहुत पहले से हमने स्वीकार की है। ये बात अलग है कि व्यवहारिक रूप से वो उतना हो नहीं पा रहा है, लेकिन महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। केवल चुनाव की बात नहीं है। देखिए, चुनाव को हम महिलाओं के सशक्तिकरण को हम एक तुला पर तौल रहे हैं कि कितने प्रतिशत हुआ। अगर हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में देखें तो महिलाएं बराबरी से आगे बढ़ रही हैं। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र देखें, सेवाओं का क्षेत्र देखें, चुनाव में भी हम धीरे धीरे शनई शनई हम देख रहे हैं कि महिलाएं आगे आ रही हैं। तो सशक्तिकरण तो महिलाओं का हो रहा है और राष्ट्रपति महिला चुनी जाएगी इसलिए बहुत सशक्तिकरण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। वो तो द्वार संभावना खुल रहे हैं। हाँ, इस प्रतीक का अर्थ ये होता है, जरूर होता है कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास का भाव, एक स्वाभिमान का भाव, ये ज़रूर इसके जरिए आएगा और उसका लाभ मिलेगा कि उनका प्रतिनिधित्व, उनका प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में बढ़ेगा। सर, अब विपक्ष की ओर आते हैं। उन्होंने अपना उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को रखा। हाँ जी, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, संसदीय लोकतंत्र है। अगर सत्ता पक्ष एक उम्मीदवार उतार रहा है तो विपक्ष को भी एक उम्मीदवार उतारना ही चाहिए। उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते या उसका कोई विरोध नहीं हो सकता। सवाल ये है कि वो उम्मीदवार कैसा है। देखिए, चुनाव और राजनीति होती है सत्ता के लिए, चुनाव उसका एक माध्यम है। तो जाहिर बात है कि सत्ता के लिए है तो सत्ता पाना है। अगर सत्ता पक्ष को अपना राष्ट्रपति चुनवाना है तो उसको सारी संभावनाएं, सारे समीकरण देखना होगा। विपक्ष को अपना उम्मीदवार चुनवाना है तो उसे भी ये सब चीज़ें करना होंगी। लेकिन इस मामले में हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष हमेशा, हम पिछले चुनावों का भी अगर आकलन करें, देखें, तो विपक्ष को जिस रूप में खड़ा होना चाहिए उस रूप में वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक अच्छी बात नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए अगर द्रौपदी जी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं तो विपक्ष को भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष में इतना बिखराव है, इतनी दिशाहीनता है। सर, राजनीतिक पंडित कहते भी हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी जो एकता है वो देखने को नहीं मिली है और शायद इसका वाक्य हमें देखने को भी मिल रहा है। इस पे आप क्या बताएंगे? देखिए, विपक्षी एकता तो एक तरह से दूर के ढोल हैं। बीच बीच में वो ढोल बजता है और बहुत ऊंची आवाज़ में बजता है और बाद में वो उसकी कर्कशता दिखने लगती है, वो ढोल फूट जाता है। तो विपक्षी एकता की तो जिस तरह से हमने धज्जियाँ बिखर उड़ती हुई इस बार देखी हैं, मेरे ख्याल से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं और उनके खिलाफ विपक्ष ने लामबंद होने की कोशिश की है, इस बुरी तरह से विपक्ष में बिखराव कभी नहीं देखा गया। तो बात यह है कि विपक्षी एकता तो दूर की बात है,
आप एक प्राथमिक रूप से एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। विचारधारा की बात दूर है, रणनीतिक तौर पे आप कैसे लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपका अपना खुद का संगठन भी इस राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर बिखर रहा है, तो आप विपक्षी एकता कैसे स्थापित करेंगे? तो अब विपक्षी एकता तो अभी सब एक जुमला ही है। इसका देखने को भी मिल रहा है सर, उड़ीसा में समर्थन नहीं मिला, अभी कोई भविष्य उसका नहीं दिख रहा है। देखिए, अब उड़ीसा में समर्थन नहीं मिलना, महाराष्ट्र में टूट जाना, दूसरी जगह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उम्मीदवार उतारने के बावजूद चुपचाप बैठ जाना, जी सर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक बड़ा नैराश्य पैदा करती हैं विपक्षी एकता के मामले में। और ये सारी चीज़ें ये सवाल भी खड़े करती हैं कि अगले 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 20 से 22 महीने के भीतर अगला चुनाव आ जाएगा, तब आप कैसे मुकाबला करेंगे? ये सवाल विपक्ष के सामने है। आप देखिए विपक्ष के सर, इसी से संबंधित मेरा दूसरा सवाल है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, वो ये भी कहते हैं कि आज जो राष्ट्रपति उम्मीदवार आदिवासी महिला को उतारा गया है, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देख के ये आगे आने वाली राजनीति का बीजारोपण तो नहीं है? है, निश्चित रूप से है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर चुनाव अगले चुनाव की भूमिका होता है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसमें तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत दूरगामी सोच होती है और बहुत बड़े राजनीतिक स्पेक्ट्रम में वो सोचते हैं। अब आप एक उदाहरण के रूप में देखिए, कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए। जी सर। कांग्रेस ने कैसे उम्मीदवार उतारे, जिससे लोगों को विपक्ष के नेतृत्व करने की आशा जिस दल से जगती थी, और जिस दल का नेता सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है विपक्षी नेता के रूप में, उसने उम्मीदवार कैसे उतारे थे? राजस्थान के व्यक्ति को हरियाणा से लड़ाया, हरियाणा बम्बई वाले को राजस्थान से लड़ाया, बिहार के छत्तीसगढ़ से, हाँ, और उनके पीछे बहुत से उम्मीदवारों के पीछे कोई सत्ता समीकरण, कोई समर्थन का समीकरण, कहीं कोई गणित दिखता नहीं था, और इसकी आलोचना कांग्रेस के अंदर भीतर से भी हुई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार उतारा है तो उसके साथ कितने समीकरण साधे हैं। आदिवासी इलाकों में जो उस मोदी विरोधी दल हैं या जो एनडीए के विरोधी हैं, यूपीए के साथ जुड़े हैं या स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं, वो इस उम्मीदवार के कारण विरोध नहीं कर पा रहे हैं या इस उम्मीदवार के मामले में चुप बैठ गए हैं। ये कितनी बड़ी रणनीतिक सूझबूझ का फैसला था, इससे हम समझ सकते हैं। तो विपक्ष के उम्मीदवार के मामले में तो बहुत नैराश्य का वातावरण है निश्चित रूप से। सर, मेरा एक अब अंतिम सवाल है, अब हम लोग अपने इंटरव्यू के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। सर, बीजेपी पे एक ठप्पा लगा रहता है सवर्णवाद का, और बीजेपी ने महिला राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति इन्होंने उतार दिया। तो क्या अब ये ठप्पा मान लिया जाए कि इन्होंने इस ठप्पे से अपने आप को दूर कर लिया है? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, जो सवर्णवाद का जो ठप्पा लगाया जाता है, ये अतीत की बात है। जब जनसंघ था, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्वज पार्टी है, तो जनसंघ को कहते थे कि बनियों की पार्टी, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई है, और ख़ास तौर पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद एक गजब की सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। और ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग इसके पहले तक सारे दल लगभग आजमा चुके हैं। आप देखिए, कहीं चलता था MY, मुस्लिम और बिहार यूपी में ये बहुत प्रयोग होता था। कहीं चलता था कि सारे मुस्लिम और दलितों को एक साथ कर लो, दलित मुस्लिम गठजोड़ बना लिया जाए, ये सारी चीज़ें चलती थी और इनके साथ रह जाते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण बनिए, सवर्ण। लेकिन उस राजनीति का काट जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, उसमें वो एक एक वर्ग के पास जा रही है। देखिए, पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव आप देख लीजिए, पिछले हाल में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें बड़े बड़े राजनीतिक पंडित योगी आदित्यनाथ की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। जी सर। क्योंकि ऊपर से जो शोरगुल दिख रहा था, ऊपर से जो समीकरण दिख रहे थे, उसके आधार पर सारे लोग आकलन कर रहे थे। लेकिन नीचे जाइएगा, निचली लेयर में पहुंच जाइए, नीचे की सतह पर, तो जो दलित गरीब, उनको जो योजनाओं के लाभ मिले थे वो ऊपर नहीं दिख रहे थे।
और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जिताया। तो एक वर्ग जिसको हम लोग कहने लगे थे लाभार्थी वर्ग, एक नया वर्ग खड़ा किया, लाभार्थी वर्ग। राजनीति में लाभार्थी वर्ग तो एकदम एक नया जुमला है। तो ऐसे अलग अलग वर्गों में कैसे पहुंचना, ये जो सोशल इंजीनियरिंग, इसके आगे सारे विपक्ष की रणनीति ध्वस्त हो गई है। अब देखिए, हाल में हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें क्या फैसला हुआ कि अब पसमानदा मुसलमानों के पास पहुंचना है। पसमानदा मुसलमान माने मुस्लिम्स में जो सबसे पिछड़े हैं, तो एक नए वर्ग की खोज, एक नए वर्ग का समर्थन पाने की कोशिश है। तो इस तरह से अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल सवर्णों की पार्टी है। बड़ी तादाद में उसके पास दलित हैं और अब तो आदिवासी वाला, जो पिछले कुछ समय से आदिवासियों तक पहुंचने की जो उसकी मुहिम चल रही है, उसमें आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ेगा, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। सर धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद आपका।